बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो कोशिश करेंगे कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपके लिए जितना ज़्यादा हलवा बनाया जा सके। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 का, एक्सप्लेन दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ गैस इज जीरो। कि जब हम गैस की एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स उसकी लेते हैं तो वो जीरो आती है, बट द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज इज नॉट जीरो। लेकिन जब हम उन एवरेज वेलोसिटीज का स्क्वायर करते हैं तो फिर आंसर जीरो नहीं आता। इसको आप एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेन हम इस तरह से करते हैं कि अगर हम एक क्यूबिक वेसल लें तो उसमें हम कहते हैं बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और वो सारे क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, 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 रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो हम उसमें इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई वेसल है, मान लें कोई क्यूबिक वेसल है, ठीक है, उसमें अगर एक ही मॉलिक्यूल है वो इस साइड पर जा रहा है, तो कोई दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो किस साइड पर जा रहा होगा, इस साइड पर जा रहा होगा। इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल अपवर्ड जा रहा है तो लास्ट में एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो डाउनवर्ड आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये जो मॉलिक्यूल है जो इस साइड पर जा रहा है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी को v कह दूं, और ये जो मॉलिक्यूल है जो दूसरी साइड पर आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी को -v ले लूं, तो अब अगर हम इनका एवरेज लें तो क्या आएगा, v प्लस माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या आती है, जीरो आती है। लेकिन जब हम इन वेलोसिटीज का स्क्वायर कर लेते हैं और फिर एवरेज लेते हैं, यानी कि v का स्क्वायर कर लें प्लस माइनस v का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस v का स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम जब इनका एवरेज लेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इनका आंसर इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ओके हो गया। तो यही उसने कहा था कि एक्सप्लेन करें कि एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी इज नॉट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कार टायर इंक्रीजेस व्हेन इट इज ड्रिवन थ्रू सम डिस्टेंस। कहता है कि जो प्रेशर ऑफ गैस इन अ कार टायर है वो इंक्रीज कर जाता है जब कार कुछ फासला तय करती है चलते चलते, ठीक हो गया। अब ने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी है और वो पूरा हफ्ता घर में खड़ी रहती है, पूरा हफ्ता क्या होती है, घर में खड़ी रहती है, तो उसकी हवा क्या हो जाती है, निकल जाती है, या हम कहते हैं उसकी हवा कम हो जाती है। इसी तरह अगर कोई गाड़ी है, अगर मैं उसको रोज़ कहीं बाहर लेके जाता हूँ और काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करा के वापस लेके आता हूँ, तो हो सकता है कि महीना पूरा हमें उसमें हवा भरवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। भाई ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब कार कोई डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो क्या होता है, कार के टायर और रोड के दरमियान क्या होती है, फ्रिक्शन की फोर्स होती है। कार के टायर और रोड के दरमियान क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कार के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हम पढ़ के आ चुके हैं कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो कार के टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रेशर ऑफ गैस है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। तो ये हमारे पास इसकी रीजन है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि a system undergo from state P1 V1 to state P2 V2 as shown, what will be change in internal energy। कहता है कि फॉर एग्जांपल प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में हमने एक ग्राफ लिया जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर प्रेशर क्या है, P1 है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, V1 है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, P2 है, मान लो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, V2 है। ओके हो गया। तो कहता है कि व्हाट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा। अब अगर आप गौर करें तो ये ग्राफ किसका है, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस का है। ऐसा ग्राफ किस में आया था, आइसोथर्मल प्रोसेस में।
जिसमें जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो फिर उसमें इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट का क्या मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इसमें जीरो होगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है लिहाजा इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। और वही उसने पूछा हुआ था कि व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम बाय प्रेशर इज गिवन इन फिगर, 3 फिगर्स दी हुई है। अ गैस इज टेकन अलोंग द पाथ ABCDA एंड A to A, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसमें अब क्या है, ये उसने ना 3 फिगर्स दी हुई हैं, 3 फिगर उसने दी हुई हैं, कहता है इनमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है। अगर आप देखें तो तीनों फिगर्स में सारे ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब कि जो इनिशियल स्टेट है वो ही फाइनल स्टेट है, मतलब इनिशियल स्टेट से चला और वहीं पर आके रुक गया। तो यहाँ पर जितने भी ये साइक्लिक प्रोसेस हैं इन सब में फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जो इनिशियल स्टेट है, जो इनिशियल पोजीशन है वो ही उसकी फाइनल पोजीशन है, जहाँ से चला था वहीं पर वापस है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऐसे प्रोसेसेस में क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेसेस में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कि जो स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पे वो ज़्यादा होती है, और जो स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो कम होती है। ऐसा क्यों है? तो देखिए हमने ना एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस में हम ये रिलेशन पढ़ के आ चुके हैं। देखिए कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है कि जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी हमारे पास इंक्रीज होती है, और जो वर्क है वो भी हमारे पास आता है। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देने से चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आएगी और वर्क भी होगा, यानी इसमें कितने काम हो रहे हैं, 2 काम हो रहे हैं। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे याद रखें जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वर्क नहीं होगा। तो W इज इक्वल टू क्या है, P डेल्टा V, या फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। और कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है, लिहाजा वर्क भी इसमें क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। W इसमें क्या है, जीरो, लिहाजा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी जितनी हम इस यहाँ से हीट दे रहे हैं वो सारी उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है। तो इसमें कांस्टेंट प्रेशर में वर्क होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं कि जो कांस्टेंट प्रेशर है इसकी जो इसमें जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट कम होती है। ओके हो गया, तो यानी कि CP ग्रेटर देन होगा CV से। ओके हो गया, क्यों, CP कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क होता है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क जीरो हो जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा, स्पेसिफिक हीट कम। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज ट्रांसफर टू आर फ्रॉम द सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस है। कहता है कि ऐसे प्रोसेस की एग्जांपल दें कि जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता लेकिन टेम्परेचर चेंज होता है। तो ऐसा प्रोसेस तो भाई एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें नो हीट इंटर आर लीव द सिस्टम, जिसमें कोई हीट सिस्टम के अंदर नहीं जाती, कोई हीट सिस्टम से बाहर नहीं आती। तो ऐसा प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और Q अगर हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इसमें Q क्या है, जीरो है, क्योंकि कोई हीट का ट्रांसफर इसमें नहीं होता। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और हम लिख सकते हैं फिर W अगर इस तरफ आ जाए तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, या हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस W। अब इसमें देखें ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये कंप्रेशन की है, माइनस W क्या मतलब है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, मतलब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। अब गैस को कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा U पॉजिटिव है, यानी कि चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
वर्क हम ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि कंप्रेशन वाले जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कहते हैं ना कि ऐसा प्रोसेस का बताया जिसमें हीट सिस्टम के ना अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो एक्सपेंशन की बात करते हैं तो उसमें गैस एक्सपेंड करती है, लेकिन हीट ना सिस्टम से अंदर, ना सिस्टम के अंदर आती है ना सिस्टम से बाहर जाती है। तो जब गैस एक्सपेंड करेगी तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग होगा। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो उसको हम प्लस डब्ल्यू लेते हैं, और इसमें क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, इस वजह से साथ में नेगेटिव का साइन। तो जब गैस एक्सपेंड करेगी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, जिससे अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी टेम्परेचर इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन हीट बाहर से अंदर नहीं गई, अंदर से बाहर से अंदर नहीं आई और अंदर से बाहर नहीं गई। ओके, तो ये कंप्रेशन का ये एक्सपेंशन का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इंटरनल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? भाई बिल्कुल पॉसिबल है, हम इंटरनल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई कैसे हम इंटरनल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? और एक और चीज़ याद रखना है कि पिछले जो शार्ट क्वेश्चन है उसके एग्जाम्पल में एडियाबैटिक प्रोसेस में क्लाउड फॉर्मेशन है, रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बर्स्ट टायर है और साउंड वेव्स है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, वो रैपिड प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वो हमारे पास स्लो प्रोसेस होता है, और जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो हमारे पास रैपिड प्रोसेस होता है। तो जितने वो रैपिड प्रोसेस है ना, वो भी क्या आते हैं, वो एडियाबैटिक में ही आते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 की कि क्या हम इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। Yes, it is possible to convert internal energy into mechanical work। आप किस तरह से? भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि अगर हमने गैस को ऐसे इनक्लोज किया हुआ है और हम उसको अलाउ करें कि जा एक्सपेंड हो जा, हम उसको अलाउ करें कि जा एक्सपेंड हो जा, तो वो इंटरनल एनर्जी की वजह से क्या होगा कि पिस्टन ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि जो उस गैस के अंदर की इंटरनल एनर्जी है उसकी वजह से क्या हो रहा है, पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। और किसकी वजह से हो रही है? इंटरनल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें इक्वेशन, इसमें कौन सा प्रोसेस आ गया, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये वाला एक्सपेंशन वाला, कि जब गैस एक्सपेंड करती है एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में जब गैस एक्सपेंड करती है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या होता है, वो कम होता है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क में। और इसमें हम कहते हैं कि अब ये क्या हो रहा है, ये वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है, अंदर की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्यों, वर्क में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू एटमॉस्फेयर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसा हीट इंजन बनाएं कि जो एटमॉस्फेयर में कोई हीट एक्सपेल ना करे? भाई ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई हम ऐसा हीट इंजन बनाएं कि जो एटमॉस्फेयर में कोई हीट एक्सपेल ना करे। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर हमारे पास ये क्या है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, और ये हमारे पास क्या है, लो टेम्परेचर रेजरवायर है, और हम कह रहे हैं इसमें से जो हीट आ रही है वो क्या आ रही है, वो Q1 है, और जो इसमें हीट जा रही है वो क्या है, Q2 है। इसका मतलब है Q2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अगेंस्ट है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता ही है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन व्हिच कन्वर्ट्स ऑल इट्स हीट इनटू वर्क विदाउट एनी लो टेम्परेचर रेजरवायर विदाउट एनी सिंक है। यानी कि ये ऐसा ही हो गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं बाइक चला रहा हूं और बाइक का जितना वो पेट्रोल है वो सारा का सारा सिर्फ बाइक चलाने के लिए यूज हो?
क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी कोई इंजन गर्म ना हो, कोई सिलेंसर से हीट बाहर ना जाए एटमॉस्फेयर में, क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सारे का सारा पेट्रोल सिर्फ बाइक को चलाने में यूज़ कर दें। भाई नहीं, हीट एक्सपेल भी होगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई हीट एक्सपेल एटमॉस्फेयर में ना हो, यानी कि सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाए? वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नो इट इज नॉट पॉसिबल, इसका आंसर आपने क्या देना है कि नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज द वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन which converts all its heat into work without any sink या without any low temperature reservoir। अगर वो नहीं होगा लो टेम्परेचर रेजरवायर तो हमारे पास इंजन वर्क नहीं करेगा, हम सारे का सारा जो हीट है वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है A thermos flask containing milk as a system is shakily rapid. Does the temperature of milk rise? कि अगर हम एक थर्मस में मिल्क लें, थर्मस में हम मिल्क लें और थर्मस को रैपिडली शेक करें, क्या उस मिल्क का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा? भाई बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे थर्मस में मिल्क को ले रहे हैं और मैं थर्मस को ऐसे शेक कर रहा हूं तो क्या होगा कि मैं वर्क कर रहा हूं, जिससे क्या होगा कि थर्मस में जो मिल्क है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मिल्क का टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे वो देखा ना कि अगर फॉर एग्जांपल दूध है, दूध ठंडा है, दूध को ऐसे तेज से हिलाते रहें तो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। क्यों? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी लाजमी इंक्रीज करेगा। तो यस, द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क राइजेज ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसलेशन एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है What happens to the temperature of the room when an air condition is left running on a table in the middle of the room? कहता है कि टेम्परेचर ऑफ रूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर हम एयर कंडीशनर को उठाकर रूम के मिड में रख दें। अब एयर कंडीशन का काम क्या होता है? रूम में से हीट को एब्जॉर्ब करता है और बाहर फेंक देता है। रूम में से हीट को एब्जॉर्ब कर देता है और बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक देता है। लेकिन अगर मैं एयर कंडीशन को उठाकर टेबल के ऊपर रूम के दरमियान में रख दूं तो क्या होगा कि जहां के रूम में से हीट को निकालेगा, रूम में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और रूम के अंदर ही एक्सपेल कर देगा। यानी जहां से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वहीं पे हीट एक्सपेल कर रहा है। तो यहां पर हमारे सोचने में आता है कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो इक्वल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? भाई ये तो बात ठीक है कि जितनी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है रूम से उतनी ही हीट रूम में एक्सपेल भी कर रहा है, तो इससे टेम्परेचर इक्वल रहना चाहिए रूम का, यानी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एयर कंडीशन का कंप्रेसर भी तो चल रहा है, एयर कंडीशन का कंप्रेसर भी तो चल रहा है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स वर्क कर रहे हैं उनकी वजह से फ्रिक्शन भी तो है, तो उसकी वजह से भी कोई हीट प्रोड्यूस होगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल जो रूम का टेम्परेचर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, इक्वल नहीं रहेगा। वो क्या होगा? वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। ओके हो गया? तो इसका आंसर क्या था? टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज स्लाइटली। डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास आ रहा है 11। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? कोई नहीं रह गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट एनर्जी? इफ सो गिव एन एग्जांपल। क्या हम मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क को कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, हम बिल्कुल वर्क को कंप्लीटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यस, द मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। कैसे भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस से। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है
और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब डेल्टा U क्या है, जीरो है, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, या आप लिख लें WQ इज इक्वल टू Q आ जाएगा। यानी हम हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब Q इज इक्वल टू W, अब इसमें क्या है कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं तो जितना हम वर्क कर रहे हैं वो सारे का सारा हीट में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता है नीचे से हीट एक्सट्रैक्ट हो रही होती है, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। तो हम कहते हैं आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्लीटली इनटू हीट एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर देखिए Q सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में, या सारे का सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट के अंदर। तो वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस आता है जिसमें Q इज इक्वल टू W के इक्वल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, डज एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो फ्रिक्शन की वजह से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अब देखिए फ्रिक्शन कि जब हम एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस को स्लाइड करवा रहे हैं तो क्या होगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होती है, और जब भी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होती है तो हमारे पास डेल्टा Q क्या आता है, ये पॉजिटिव में आता है। ओके हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारे पास एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो इंक्रीज कर जाएगी। आपने याद रखना है कि जब भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे कि यस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन है। तो इसमें एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। आपने कोई ऐसे नेचुरल प्रोसेस की एग्जाम्पल देनी है कि जिसमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर रही है। भाई अगर हम नेचुरल प्रोसेस अगर हम देखें कि आइस है, आइस क्या हो जाती है, मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो रही है, तो क्या मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, भाई नहीं, नेचुरल प्रोसेस है। आइस क्या हो जाती है, मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाती है। अब इस फिनोमेनन में क्या हो रहा है कि जो आइस है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और एब्जॉर्ब करके जो आइस है वो लिक्विड में चेंज हो रही है, लिक्विड बन रही है। ठीक है, तो इस फिनोमेनन में भी क्या होता है कि इस फिनोमेनन में भी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है। और मैंने क्या कहा था कि जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी तो इसमें जो डेल्टा Q है वो पॉजिटिव आएगा और एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगी। तो हम कहते हैं कि वो कौन सा नेचुरल प्रोसेस है कि जिसमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में इंक्रीज हो रही है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम ये एग्जांपल्स में देते हैं कि व्हेन आइस मेल्ट बाय टेकिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग, जब वो हीट को सराउंडिंग से लेती है, मतलब सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है तो वो मेल्ट हो जाती है और लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हमारे पास 14 है, आगे एमसीक्यूज आ रहे हैं। एन एडियाबैटिक इज द वन इन विच, भाई एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें ना सिस्टम के अंदर को हीट आती है ना सिस्टम से बाहर जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नो हीट इज एडिड टू आर टेकन आउट ऑफ अ सिस्टम। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल बाय केमिकल एक्सप्लोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, केमिकल एक्सप्लोजन इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन एज, कहता है कि आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन, यानी बात कर रहा है कॉर्नेट इंजन की, कहता है कि उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 100% हाईएस्ट एफिशिएंसी, एन एफिशिएंसी विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, या नन ऑफ दीज है। तो याद रखें किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अगर हम कॉर्नेट इंजन की भी बात करते हैं तो उसकी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बाकी हीट इंजन से उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि हाईएस्ट एफिशिएंसी। एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन हैज़ हाईएस्ट एफिशिएंसी बट नॉट 100%, बाकी से हाईएस्ट होगी लेकिन 100% नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 के। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।